हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएस ट्यूटोरियल। मैं ब्रजेश कुमार। जैसा कि आपको पता है यूपीपीसीएस का कैलेंडर जारी हो चुका है और उसका यूपीपीसीएस 2021 प्रीलिम्स भी कब है, अक्टूबर 2021 में। और यूपीएससी ने पहले ही कैलेंडर जारी कर दिया है कि 10 अक्टूबर को यूपीएससी का प्रीलिम्स है और बीपीएससी प्रीलिम्स भी इस साल के अंत तक होने की पूरी संभावना है। और यूपी पीसीएस का आरओ एग्जाम भी दिसंबर में है। तो इस तरह बैक टू बैक 4-5 एग्जाम आपके बहुत ही इम्पोर्टेंट अभी आने वाले हैं, जिसमें कि हिस्ट्री का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल होने वाला है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए हमने सोचा कि हिस्ट्री सेक्शन को पार्ट बाय पार्ट करके हम आपके सामने उसे एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे कि किस तरह हिस्ट्री से क्वेश्चन आ रहे हैं एग्जाम्स में, और उस टॉपिक्स को हम लोग डिटेल में वर्बली कवर करेंगे। और इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल, जो कि आपको दिख रहा होगा, जीएस ट्यूटोरियल पीडीएफ, सेम लोगो है जो कि यूट्यूब चैनल का है, वही टेलीग्राम ग्रुप का भी है, उस पर प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। और इस सीरीज का मेन मोटो ये है कि आपको सेल्फ स्टडी में जो भी दिक्कतें आती हैं, जो हमने फेस किया है उसे पढ़ते हुए, वो उसे ज्यादा से ज्यादा सॉर्ट आउट किया जाए कि आप सेल्फ स्टडी को लेके ज्यादा सीरियस हो और आपको सेल्फ स्टडी करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो आइए शुरू करते हैं, सीधी बात, नो बकवास। तो इसमें हम लोग आज तो सबसे पहले आपको पता है हिस्ट्री एंशिएंट, मेडिएवल और मॉडर्न 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो इसके पीछे बहुत सारे, और फिर हिस्टोरियन ने फिर हम लोग सबसे पहले बात करते हैं एंशिएंट हिस्ट्री की। तो एंशिएंट हिस्ट्री में बहुत सारे इतिहासकारों ने डिफरेंट क्राइटेरिया के थ्रू इसे अपना पढ़ने की सहूलियत या स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू से इसे डिफरेंट कैटेगरी के थ्रू इसे डिवाइड किया गया है। तो कुछ इतिहासकारों ने इसे पहले लिपि के आधार पर बांटा कि पहले लिपि मतलब एक कालखंड था जहाँ पे हमें लिपि की जानकारी नहीं थी, और एक कालखंड था कि जहाँ की लिपि की जानकारी है थी, लेकिन हम लोगों ने अभी तक उसे डिसिफर नहीं कर पाया, मतलब उसे अभी तक पढ़ नहीं पाए। उसके बाद एक कालखंड है ऐतिहासिक, जिसके बारे में हम लोग प्रमाणिक तौर पे कह सकते हैं कि उस टाइम का ये लिटरेचर हुआ करता था। तो लिपि के आधार पर कितने 3 कालखंड, प्राग ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। तो प्राग ऐतिहासिक काल में क्या है कि उसमें आपको लिपि की बिल्कुल भी जानकारी नहीं है। तो उस टाइम कालखंड के बारे में हमें जो भी जानकारी होती है वो पुरातात्विक साक्ष्य के या कोई भी और जो भी उस टाइम के अभी कार्बन डेटिंग या बहुत सारे अन्य पद्धति के द्वारा उन साक्ष्यों को जांच करके उनके बारे में पता किया जाता है। उसके बाद आद्य ऐतिहासिक काल में, जैसे कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का नाम आपने सुना होगा, हड़प्पा सभ्यता, तो उस काल में कुछ लिटरेचर मिले हैं, लेकिन उनका अभी तक कोई भी उसे डेसिफर मतलब उन कोड को या उन लिपि को अभी तक किसी ने पढ़ने में कोई हम लोग सक्षम नहीं हो पाए। जो बहुत सारे इतिहासकार और पुरातत्वविद, आर्कियोलॉजिस्ट उसमें अभी लगे हुए हैं, लेकिन उसमें अभी हमें सफलता नहीं मिली है। उसके बाद आता है ऐतिहासिक काल, जो कि ऑलमोस्ट आपको महाजनपद पीरियड मतलब 600 बीसी के बाद से वो शुरू होता है। वहां से हमें एक प्रॉपर स्क्रिप्ट मिला है उसके, जिसे कि हम पढ़ पाने में भी सक्षम हो पाए हैं। तो इस तरह वहां से हम लोग उस तरह वो हो गया ऐतिहासिक काल के रूप में, उसे ज्यादा प्रमाणिक और ऑथेंटिक माना जाता है। तो ये हो गया। फिर बहुत सारे इतिहासकारों ने इसे इस तरह बांटा कि जैसे पाषाण काल, धातु के आधार पर मतलब जो भी इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता था तो उसके आधार पर जिस तरह हो गया पाषाण काल। फिर धातु युग जैसे ताम्र पाषाण काल या मतलब ब्रोंज एज, फिर उसके बाद आयरन एज, इस तरह बांटा गया। फिर बहुतों ने इसे इस तरह देखा कि सबसे पहले उसे बांट दिया गया, किस तरह सभ्यता विकसित हुई, खाना तो उस तरह बांटा गया। तो हम लोग इस लिपि के आधार वाले पोर्शन को देखते हैं। और 2500 बीसी के पहले के क्वेश्चंस उतने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट नहीं होते हैं, तो हम लोग उसमें ज्यादा टाइम नहीं देंगे। आप लोग लूसेंट की बुक से चाहे और भी कोई शायद एक एनसीईआरटी की बुक से वो एक चैप्टर में है, उसे आप कवर कर सकते हैं आसानी से, क्योंकि उससे एक आध क्वेश्चन आते हैं जो कि बहुत ही टिपिकल होते हैं। वो एग्जाम के बाद लोग उसके बारे में जानने लगते हैं। जैसा कि लास्ट एक मुझे याद है 63rd बीपीएससी में एक क्वेश्चन आ गया था कि 10,000 ईसा पूर्व में कितनी जनसंख्या थी।
तो उस टाइम एग्जाम हॉल में किसी को ये आइडिया नहीं था कि 10,000 ईसा पूर्व में विश्व के कितनी जनसंख्या थी। लेकिन एग्जाम हॉल के बाद लोगों ने नेट पर सर्च किया और पाया कि हाँ उस टाइम जनसंख्या 40,000 से ज्यादा थी। तो इस तरह इन सब क्वेश्चन टिपिकल टाइप के फैक्चुअल क्वेश्चन होते हैं, जिसे कि तो 2-3 क्वेश्चन हिस्ट्री के आप उसके लिए अपना कॉस्ट बेनिफिट रेशियो उनका कम होता है, अपना ज्यादा टाइम इन्वेस्ट करने का मतलब नहीं है। तो आप 2500 BC मतलब हड़प्पन सिविलाइजेशन के आगे से अच्छे से पॉइंट टू पॉइंट कवर कर सकते हैं। तो उसके पहले जैसे आप अपना एक समझ विकसित करने के लिए ध्यान में रख सकते हैं कि जैसे सबसे पहले आदिवासी लोग थे तो उन्होंने पहले शिकार करके खाना शुरू किया, फिर उसके बाद धीरे धीरे आग का आविष्कार हुआ, पहिए का आविष्कार हुआ, तो एग्रीकल्चर फीड का आविष्कार हुआ, वो डेवलप हुआ, फिर धीरे धीरे मानव सभ्यता विकसित होनी शुरू हुई। तो इस तरह एक कहानी है जो कि आप एक अंडरस्टैंडिंग के लिए बुक पढ़िएगा तो उसमें ज्यादा कुछ इशू नहीं होगा। उसे कैटेगराइज कर दिया गया है, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, कहीं कहीं महापाषाण काल भी एक साउथ इंडिया में अलग से पढ़ाया जाता है। इंग्लिश में उसे प्री हिस्टोरिक पीरियड, फिर या पैलोलिथिक पीरियड, मियोलिथिक पीरियड, नियोलिथिक पीरियड, मेगालिथिक पीरियड, इस तरह डिफरेंट नेम है जो कि आप आसानी से उसमें ज्यादा आपको दिक्कत नहीं होगी। बस वो एक कहानी है और उससे आप कहानी के तौर पे और कुछ पॉइंट्स आपको बस नोट कर लेने हैं। वह उस टाइम का क्या कल्चर था, मतलब कौन कौन से किस टाइप के इंस्ट्रूमेंट यूज होते थे, फिर उन्होंने किस तरह आग का आविष्कार किया, कृषि का आविष्कार किया, कैसे कैसे डेवलपमेंट हुआ कि आपको फिर हड़प्पन सिविलाइजेशन में आए तो आपको एक कनेक्टिविटी उन सब से मिल सके। क्योंकि हिस्ट्री क्या है, एक पास्ट टू प्रेजेंट का एक कम्युनिकेशन का ही सीरीज है, मतलब पास्ट टू प्रेजेंट से हम कम्युनिकेट करते हैं हिस्ट्री के माध्यम से। तो इस तरह हमने यहाँ तक देखा। तो फिर 2500 पहले तो भारत के इतिहास के बारे में वैदिक पीरियड या महाजन पीरियड के से जाना जाता था, लेकिन 1920s में, मतलब समझ सकते हैं 20वीं शताब्दी में आके जब उत्खनन हुआ तो हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में पता चला। तो उसके बाद हम लोगों ने उसके बारे में ज्यादा से ज्यादा अध्ययन किया, तब पाया गया कि वो एक बहुत ही विकसित सभ्यता थी और नगरीय सभ्यता थी। आज हम लोग स्मार्ट सिटी की बात करते हैं तो उस टाइम ग्रिड पैटर्न था, एक वेल डेवलप्ड ड्रेनेज सिस्टम बना हुआ था। आज हम लोग देखते हैं अपने शहरों में नाली यूं ही खुले मिलते हैं, लेकिन उस टाइम ब्रिक्स और मोर्टार से सारे नाली ढके हुए रहते थे ऑलमोस्ट। और जितने भी टाउन थे या जितने भी टाउनशिप थे वो 90 डिग्री रेक्टेंगल एकदम फॉर्म में सब एक दूसरे को क्रॉस करते थे और सारे रोड एक दूसरे से वेल कनेक्टेड थे। तो इस तरह उस टाइम से हम लोग सीख सकते थे कि हड़प्पन सिविलाइजेशन के टाइम लोग किस तरह नगरीय सभ्यता में लोग विकसित थे और अपना काम सुचारू ढंग से करते थे। किस तरह वहाँ अलग से अन्न के लिए अन्नागार बहुत बड़ा बनाया गया था, फिर वहाँ मोहनजोदारो में। तो अब बात कर लेते हैं हम लोग की हड़प्पन सिविलाइजेशन में एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ये तो कहानी हो गया। हड़प्पन सिविलाइजेशन में एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या इंपॉर्टेंट। सबसे पहले तो आपको डिफरेंट जो भी जितने भी सीटें उस टाइम के प्रमुख थे, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, बनावली, रोपर, तो और जितने भी और हैं कई, धौलावीरा, तो इस तरह के जितने भी प्रमुख सिटी हैं उनका नाम आपको पता होना चाहिए। वो आज के कॉन्टेक्स्ट में किस स्टेट में है या किस कंट्री में है, काहे कि बहुत सारे जैसे हड़प्पा या मोहनजोदड़ो अभी पाकिस्तान में है। फिर वहाँ क्या स्पेशल मिला, जैसे मोहनजोदड़ो में हमें क्या मिला, एक बहुत बड़ा स्नान घर मिला, फिर उसी तरह स्नान घर मिला, फिर अन्नगार मिला। तो उसके बाद बनावली में हमें जूते हुए खेत मिले। तो और फिर इसी तरह धौलावीरा में हमें पोर्ट और भी कई चीजें मिली। तो इन चीजों को आपको याद रखना है कि एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि धौलावीरा कहाँ पे पाया जाता है या वहाँ पर क्या मिला था, और उसका जैसे क्वेश्चन दे दिया है जूते हुए खेत हड़प्पन सिविलाइजेशन में कहाँ मिले थे। तो इस तरह करके मैप से आपको हिस्ट्री के मैप हम पीडीएफ में मैं उस टाइम का हड़प्पन सिविलाइजेशन का मैप ग्रुप में अपलोड कर दूंगा, आप उसे जरूर देखिएगा। मैप के थ्रू नॉर्थ टू साउथ, साउथ टू ईस्ट आपको सारे ध्यान में होने चाहिए। उसके बाद वहाँ की क्या विशेषता है वो भी 4-4 पॉइंट में पीडीएफ में कोशिश करूंगा कि लिख के वहाँ अपलोड कर दूं। तो इस तरह ये 3-4 चीजें हो गई। फिर किन्होंने उत्खनन किया ये सब अब इम्पोर्टेंट नहीं है, पहले इस पे क्वेश्चन बन जाते थे। तो ये सब हो गया, हम लोगों ने जान लिया हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में।
फिर उसके आगे बढ़ते हैं हम लोग, मतलब 2500 से 15 मतलब 1500 बीसी तक। तो आ गया हड़प्पन सिविलाइजेशन। बीसी आप लोग समझ रहे होंगे, बिफोर कॉमन एरा। मतलब एक टाइमलाइन अगर आप बनाइएगा तो बीच में जैसे अगर जीरो को रखते हैं, जैसे हम लोग नंबर सिस्टम में वो बनाते हैं नंबर सीरीज, तो उसमें जीरो, फिर इस साइड हम लोग माइनस में लिखते हैं, इस साइड प्लस में। जो मैथ वाले स्टूडेंट होंगे समझ रहे होंगे, बाकी लोग भी समझ ही रहे होंगे, ये तो नंबर सिस्टम हर कोई पढ़ता है। तो उसके पहले हम लोग बीसी में रहते हैं, उसके बाद एसी में, या मतलब आफ्टर कॉमन एरा, या बहुत जगह आप बीडी या एडीबी पढ़ेंगे, बिफोर डेमोनियन और आफ्टर डेमोन। तो इस तरह ये इधर में हो गया और इधर प्लस में हो गया। तो इधर हम लोग 2500 से जीरो तक आएंगे, फिर जीरो से अभी 2021 में हम लोग हैं। तो उसके बाद तो इधर हम लोग अभी 2500 से 1500 तक हड़प्पन सिविलाइजेशन है। इसमें क्या क्या एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है और क्या क्या आपको पढ़ने हैं, और एक थोड़ा सा बेसिक आइडिया उस टाइम के नगरीय सभ्यता के बारे में हमने जाना कि किस तरह वो उस टाइम ग्रिड सिस्टम, ड्रेनेज पैटर्न, स्नानागार और अन्न के लिए अनाज किस तरह, और वहाँ एक सिस्टम बना हुआ था, किस तरह लोग जीवन यापन करते थे। और वो उस समय में समाज डिफरेंट वर्गों में बटा हुआ था, ऐसा मालूम पड़ता है, क्योंकि वहाँ शासन वर्ग का थोड़ा ऊंचे जगह पर मकान था और आम लोगों के लिए अलग एक नगर बसा हुआ था। तो इस तरह उस टाइम की तो वैदिक पीरियड 1500 टू मतलब 600 या बीसी तक माना जाता है। तो 1500 बीसी से उसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है, अर्ली वैदिक पीरियड और लेटर वैदिक पीरियड, मतलब पूर्व वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। तो उसमें क्या क्या है, तो उसमें कुछ चीजें इंपॉर्टेंट है, पहले एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से उसको देख लेते हैं। उसमें ऋग्वेदिक काल, उनमें कितने मंडल थे, कितने कौन कौन से देवता उस टाइम ज्यादा इंपॉर्टेंस रखते थे, ये हो गया। फिर उसके बाद डिफरेंट फिलॉसफी थी, जैसे सांख्य फिलॉसफी, न्याय फिलॉसफी, योग दर्शन। तो ये सब फिलॉसफी जितने भी थे, पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा, तो इन सब का कौन इसके फाउंडर थे, और इन सब के बारे में थोड़ा थोड़ा आपको पता होना चाहिए कि इन सब फिलॉसफी में क्या बेसिकली कहा गया है। उसके बाद फिर आगे बढ़िएगा तो आपको इन सब में फिर वेदाज की बात आती है कि वेदाज किस तरह वर्बली ही एक दूसरे को बता के लोग याद करते थे आज के टाइम में लोग। तो इस तरह आप देख सकते हैं कि मतलब सिर्फ सुन के कितना ज्यादा याद रखा जा सकता है। तो ये हो गया, हम लोग भी वही प्रयोग कर रहे हैं, बस चीज़ों को बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आप लोग सुन के इसे ध्यान रख सकें। उसके बाद फिर आते हैं तो उसमें कई प्रकार के फिर 4 वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अर्थवेद। फिर ऋग्वेद में क्या क्या है, फिर उसके पुरोहित कौन है, ब्राह्मण कौन है, फिर उसके उपवेद कौन से हैं, तो इन सब को देखेंगे। फिर यजुर्वेद के उसी तरह ब्राह्मण को उसके कौन है, पुरोहित कौन है, फिर उसका उपवेद कौन है, इन सब चारों वेदों का अलग अलग, अर्थवेद का, फिर सामवेद का, इस तरह देखेंगे। उसके बाद फिर बात आएगी उत्तर वेद, फिर इस काल में और कुछ 2-3 चीजें इंपॉर्टेंट है वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। फिर उत्तर वैदिक काल में फिर आयरन एज के नाम से जाना जाता है, और फिर हड़प्पन सभ्यता और वैदिक काल सभ्यता, इसमें आपको अंतर पता होना चाहिए। जैसे हड़प्पन सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी, फिर वैदिक सभ्यता क्या है, एक ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर आधारित है, ग्रामीण व्यवस्था है यहाँ ज्यादा, यहाँ एग्रीकल्चर पर ज्यादा। तो हड़प्पन सिविलाइजेशन में व्यापार पे ज्यादा जोर था, लेकिन यहाँ पे पशुपालन और कृषि, इन सब चीजों पर ज्यादा। फिर हड़प्पन काल को वहाँ क्या कहा जाता है, ब्रोंज एज सिविलाइजेशन भी कहा जाता है, लेकिन यहाँ पे ये कौन सा है, ये आयरन एज है। यहाँ आयरन का आविष्कार हो गया है, लेकिन हड़प्पन काल के लोगों को आयरन के बारे में उतनी जानकारी नहीं थी। सॉरी, उनको कॉपर एज कहा जाता है हड़प्पन काल के, और इनको आयरन एज। तो ये वो त्रामपाषाण कालीन, वो त्राम युगीन हो गया, ये लोह युगीन सभ्यता हो गया। तो इस तरह ये सब बेसिक डिफरेंस है। फिर सामाजिक और राजनीतिक स्थिति में भी बहुत सारे डिफरेंस है, जिसके बारे में हम लोग डिटेल में बात करेंगे, और मैं PDF भी उसका प्रोवाइड करवा देंगे।
तो फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बुद्धिज्म, जैनिज्म और महाजनपद और इन सब के बारे में, क्योंकि बुद्धिज्म, जैनिज्म यूपीएससी, बीपीएससी, यूपीपीसी सारे स्टेट पीछे इन सब का फेवरेट टॉपिक है, तो उसके बारे में डिटेल में जानेंगे। तो उसके बाद फिर मौर्य काल आएगा, फिर उसके बाद सोंग बस आएगा, फिर नंद का, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो फिर गुप्ता बीच में और कुछ छोटे मोटे कुषाण वंश ये सब है। उसके बाद मेन रूप से फिर गुप्ताज पीरियड पढ़ेंगे। गुप्ताज के बाद हर्ष का काल, पाल वंश के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद फिर मेडिएवल में इंटर कर जाएंगे हम लोग। मेडिएवल को थोड़ा ज़्यादा शॉर्ट में रखेंगे, 1 या 2 वीडियो में दिल्ली सल्तनत और मुगल सब हम लोग देख लेंगे, क्योंकि मेडिएवल से उतने क्वेश्चन नहीं बनते हैं। उसके बाद मॉडर्न हिस्ट्री को हम लोग डिटेल में देखने वाले हैं। तो हम लोग को इसमें बहुत मजा आने वाला है। आप लोग, आई होप कि आप लोग एंजॉय कीजिएगा। और हम लोग यूपीपीसीएस के लिए एक स्पेशल सीरीज भी जल्द स्टार्ट करने वाले हैं, और हम आपके लिए एक यूपीपीसीएस में क्वालिफाइड हो चुके हैं हमारे साथी थे जेएनयू में, तो उनके साथ हम लोग आपकी बातचीत करवाएंगे। तो आपको जो भी सवाल है, वो चूंकि मेरे साथी हैं, तो आप जो भी सवाल पूछे हैं मैं आराम से उनसे आपको पूछ के आपके डाउट क्लियर करवा सकता हूँ। तो हम लोग शुरू करेंगे। उसके बाद से फिर अपना सब्जेक्ट वाइज अभी सारे सब्जेक्ट्स का इसमें कंटिन्यू किया जाएगा। हिस्ट्री के बाद ज्योग्राफी, फिर पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस, सबको एक एक करके 1 by 1 बैक टू बैक कवर किया जाएगा। तो होप यू लाइक द वीडियो, प्लीज शेयर एज मच एज यू कैन, क्योंकि जितना आप जो दिखाइएगा उसी अकॉर्डिंग मैं भी अपना इनपुट दे पाऊंगा। क्योंकि हम लोग जब पढ़ते रहे तो टीचर जब कहते थे कि जिस तरह तुम लोग का हाव रहेगा, चाहे जिस तरह का परफॉर्मेंस करोगे, उसी अकॉर्डिंग क्वालिटी कंटेंट मैं भी प्रोवाइड करवा पाऊंगा। तो उस टाइम तो हमें समझ में नहीं आता था, लेकिन अभी इस बात की रियलिटी या कितनी उसमें बात में वजन हुआ करती थी, तो वो समझ में आता है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल।